आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे केल्डाल विधि यानी जल्डाल मेथड। तो देखिए कह रहा है कि इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि केल्डाल मेथड जो है, जिस यौगिक में नाइट्रोजन होगी उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जैसे ड्यूमा मेथड में भी नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे, तो इसमें भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक को क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ गर्म किया जाता है। फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन है उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है कि जो यौगिक की नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म करने पर अमोनियम मुक्त होती है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो अम्लीय मिश्रण हमको प्राप्त हुआ है तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के आधिक्य में, यानी ज़्यादा NaOH होना चाहिए और कम अम्लीय मिश्रण होना चाहिए, उसके साथ जब गर्म करते हैं तो हमको अमोनिया प्राप्त होती है। कह रहा है जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन हम लेते हैं, उसी में जो ये अमोनिया है मुक्त हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तत्पश्चात अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमानित कर लिया जाता है। उसके पास क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको क्षार के मानक विलयन द्वारा, यानी जो बेस होता है उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है द्वारा अनुमापित कर लिया जाता है, यानी नाप लिया जाता है। अम्ल की प्रारंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा प्राप्त होती है। तो अम्ल की प्रारंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच जो अंतर होता है उस अंतर से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा ज्ञात प्राप्त होती है। इस चीज़ को ध्यान देना। अभी आगे हम लोग इसको क्लियर पढ़ रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें यहाँ पर जैसे जैसे लिखा गया है उसी तरह हम लोग यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ गर्म करेंगे तो NH4 2 SO4 बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म किया जाता है। अब ये NaOH देखिए यहाँ पर NH4 का होल 2 SO4, ये हमारा 1 मोल है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, और ये 2 मोल है, यानी NaOH ज़्यादा लिया गया, इसके साथ गर्म किया गया तो Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अमोनिया मुक्त हुई। तो वही कह रहा है कि आज सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया मुक्त होती है, जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन से के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, जो अमोनिया बनी इसको H2SO4 का जो है आयतन जिस ज्ञात हो हमें, तो स्टैंडर्ड इसको बोलेंगे, स्टैंडर्ड तो मानक को बोलते हैं, तो इसके साथ गर्म इसी में एकत्र कर लिया जाता है, यानी H2SO4 के साथ NH3 की रिएक्शन होती है तो NH4 का होल 2 SO4 बन जाता है।
कह रहा है तत्पश्चात अब अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन पर अनुमापित कर लिया जाता है। जो बच जाता है अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी यहाँ पर अगर कुछ बचेगा तो चूँकि एसिड है और बेस डाल देंगे तो बेस डाल करके उसको अनुमापित कर लिया जाता है। देखिए अनुमापित का मतलब टाइट्रेटिंग, यानी टाइट्रेशन जिसको बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इट इज़ डन बाय एस्टिमेटिंग अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के एब्जॉर्प्शन के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड बच जाएगा तो टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन, इसको कोई स्टैंडर्ड यानी मानक क्षारकीय विलयन जो होगा उससे टाइट्रेट यानी अनुमापित कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m है, यानी जो ये कार्बनिक यौगिक लिया गया है इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m ग्राम है। कैपिटल M मोलरता वाले H2SO4 का लिया गया आयतन VmL है। अब जो ये हम H2SO4 लिए हैं, चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए आयतन की बात करेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए इसके भार की या द्रव्यमान की बात करेंगे। तो इसीलिए कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान है और H2SO4 का आयतन है। अब अवशिष्ट H2SO4 के अनुमापन हेतु प्रयुक्त m मोलरता के NaOH का आयतन। अब जो बचा हुआ H2SO4 था तो उसको क्या किया गया है कि यहाँ पर लिखा गया था कि मानक विलयन द्वारा क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमापित किया जाता है। तो जो H2SO4 अवशिष्ट बचा उसको क्षार यानी NaOH हमारा बेस है, तो एसिड को बेस के साथ जब अनुमापित करेंगे तो H2SO4 के अनुमापन हेतु प्रयुक्त कैपिटल M यानी मोलरता को कैपिटल M और यहाँ पर देखिए ध्यान देना पड़ेगा, मोलरता और मोललता दो शब्द होते हैं। तो मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m लिखते थे, मोललिटी को कैपिटल M लिखते थे। इसको NCERT में देख, इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलरिटी ही है, कैपिटल M को मोलरिटी लिख रहा है, जो लिख रहा है उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो कैपिटल M मोलरता वाले H2SO4 का लिया गया आयतन VmL हो जाएगा। अवशिष्ट H2SO4 के अनुमापन हेतु प्रयुक्त कैपिटल M यानी मोलरता के NaOH का आयतन V1 ml लिया गया है। अब m मोलरता का V1 ml NaOH बराबर m मोलरता का V1/2 ml H2SO4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब NaOH हमारा टूटेगा तो Na+OH- बनेगा, यानी NaOH का एक मोल एक OH देगा, और H2SO4 जब टूटेगा तो 2H+ + SO4- बनेगा, यानी H2SO4 का एक मोल 2H+ देगा। तो ये 2H+ देगा और ये एक OH- देगा, तो एक और दो को बराबर करना है, तो या तो इधर 2 का गुणा कर दें और या फिर इस साइड में 2 का भाग दे दें, इसीलिए V1/2 ml लिखा गया। अब देखिए हम मोलरता का V-V1/2 ml H2SO4 बराबर m मोलरता का 2V1 - V2/V2 NH3 विलयन। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक है, V-V1/2 होना चाहिए ना कि V2, ये थोड़ा गलत लिख रहा है, इसको देखते हैं। तो देखिए इंग्लिश वाली बुक में लिखा गया है कि V1 ml ऑफ NaOH ऑफ मोलरिटी M = V1/2 ml ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी M। अब नीचे है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी M अनयूज्ड, मतलब कितना यूज नहीं हुआ। तो ये जो है यूज हुआ है उसमें से घटा दें तो बिना यूज वाला निकल आएगा। तो देखिए टोटल VmL है, टोटल VmL है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी M, और जो यूज हुआ है वो V1/2 है। तो कितना बचा
तो V में से V1/2 घटा दें तो अनयूज वाला बचेगा। तो अनयूज वाला निकालना है तो V माइनस V1/2 ml होगा। यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, 2V माइनस V1/V2 लिखा है, by 2 होना चाहिए था, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अनयूज वाला ये हो गया। फिर V माइनस V1/2 ml ऑफ H2SO4 मोलरिटी M इक्वल टू 2V माइनस V1/2 ml ऑफ NH3 सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी M। अब यहाँ पर देखिए NH3 के 2 मोल हैं और यहाँ पर H2SO4 का 1 मोल है। जब कुछ ना लिखा हो तो 1 मोल मानते हैं। तो NH3 के 2 मोल हैं तो 2V माइनस V1/2 ml ऑफ NH3 सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी M इक्वल टू H2SO4 का 1 मोल है, इसलिए V माइनस V1/2 ml ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी कैपिटल M। ये दोनों को बराबर किया गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे कह रहा है कि 1000 ml ऑफ 1 m NH3 सोल्यूशन कंटेन्स 17 ग्राम NH3 और 14 ग्राम ऑफ N। इसी बात को समझना है। तो यहाँ पर देखिए 1 मोलरिटी वाला NH3 विलेन के 1000 ml में उपस्थित NH3 कितना है? 17 ग्राम। 17 ग्राम। तो 1 कैपिटल M का मतलब ही है मोलरिटी, और मोलरिटी यानी मोलरिटी का मतलब होता है कि 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल जो है 1m है, 1m NH3 का विलयन है, और 1000 ml है और 1m है, तो 1m का मतलब ही है 1 मोल। तो इसका मतलब 1000 ml में NH3 कितना है? 1 मोल है। और 1 मोल NH3 का मतलब क्या होता है? चाहे हम उसको मोल कहें, चाहे मॉलिक्यूलर वेट के कहें, या 22,400 ml कहें, एक ही बात है। STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एवं प्रेशर पर ध्यान रखना, STP पर। तो जाहिर सी बात है कि NH3 का मोल कितना होगा? N का परमाणु भार जो होता है 14 और H के 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक H का 1 होता है। 14 3 17, तो 17 ग्राम या 14 ग्राम नाइट्रोजन कह सकते हैं, क्योंकि N का जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है वो, या एटॉमिक मास है वो 14 ग्राम है। तो इसीलिए कह रहा है कि 1 मोलर NH3 विलेन के 1000 ml में उपस्थित NH3 के 17 ग्राम है या नाइट्रोजन के 14 ग्राम है, ये हम कह सकते हैं। तो 1 मोलर NH3 विलेन का 2V माइनस V1/2 ml इक्वल टू कितना होगा? तो ये 2V1 माइनस ये 2V माइनस V1 ये V2 जो लिख गया है, ये V नहीं होना चाहिए, by 2 होना चाहिए। तो उसी को यहाँ पर लिख रहा है कि इसका मतलब फिर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 मोलर NH3 विलेन का 2V माइनस V1/2 ml इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए मोलरिटी निकालने का फार्मूला होता था 1000 W/mV। यहाँ पर एक कैपिटल M हमारा मोलरिटी है, ये W यौगिक का भार है, मोलर मास कह सकते हैं, और ये एटॉमिक मास है, और ये वॉल्यूम है। तो जब ये W निकालना होगा तो हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m V/1000। कैपिटल M का मतलब मोलरिटी, स्मॉल m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिया गया है तो नाइट्रोजन का 14 है, तो 14 लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट। आयतन हमारा 2V माइनस V1/2 है, वो लिख दिया, अपान 1000 कर दिया। इतने ग्राम ये नाइट्रोजन हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन की प्रतिशतता, तो परसेंट में निकालना है, तो 14 गुणे m इंटू 2V माइनस V1/2 अपान 1000, वैसे ही इंटू 100/m हो गया, 100/m, क्योंकि प्रतिशतता में निकालना है तो 100 का हम लोगों ने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो स्मॉल m लिखा गया है, ये यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये नाइट्रोजन का है, ये कंपाउंड का। तो
तो ये आ गया हमारा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1.4 m इंटू 2b-v1/2 अपान स्मॉल m। तो इस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन की परसेंटेज को निकाल लेते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है। केल्डाल विधि नाइट्रोजन युक्त यौगिक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है, इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और CuSO4 डाल दिया गया। इसको केल्डाल फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। तो वही कह रहा है केल्डाल विधि नाइट्रोजन युक्त यौगिक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है, जो NaOH द्वारा विकृत करने पर अमोनिया मुक्त करता है। अब यहाँ पर देखें संचालित करने के उपरांत केल्डाल फ्लास्क की अंतर्वस्तु प्लस NaOH डाल दिया गया इसमें। अब यहाँ से देखिए केल्डाल ट्रैप जो है, यहाँ से क्या होता है, ये भाप निकलती है और भाप को ठंडा करने के लिए इधर से पानी डालते हैं ठंडा, इधर से निकालते हैं। तो जो अमोनिया प्राप्त होती है इसे मानक अम्ल के ज्ञात आयतन में अवशोषित किया जाता है। तो जो यहाँ से अमोनिया निकलेगी मानक अम्ल का कोई ज्ञात विलयन होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें इसको अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए केल्डाल मेथड से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है नाइट्रोजन, अभी देखें यहाँ पर समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो समूह और वलय में यानी रिंग में उपस्थित नाइट्रोजन, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल pyridine में केल्डाल विधि लागू नहीं होती, क्योंकि इन परिस्थितियों में यौगिक नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ केल्डाल मेथड यूज नहीं होगा ये हमसे पूछा जाएगा। तो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो हो या एजो समूह और साइक्लिक कंपाउंड हो जिनमें नाइट्रोजन हो, जैसे कि हमारा pyridine है, इनमें केल्डाल विधि लागू नहीं होती, क्योंकि इन परिस्थितियों में यौगिक नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये कारण है। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन आकलन की केल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में मुक्त अमोनिया 10 ml 1 m H2SO4 को उदासीन करती है। कह रहा है केल्डाल मेथड में जो नाइट्रोजन है उसका 0.5 ग्राम का यौगिक है, उससे 10 ml अमोनिया मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 ग्राम यौगिक है तो 10 ml 1 मोलर H2SO4 को उदासीन करती है, जो मुक्त अमोनिया निकली। तो नाइट्रोजन आकलन की केल्डाल विधि में, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन आकलन की केल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में जो अमोनिया मुक्त होती है वो 10 ml 1 m H2SO4 को उदासीन करती है। तो यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 1 मोलर 10 ml H2SO4 इक्विवेलेंट है कितने के, 1 मोलर 20 ml NH3। यहाँ पर ध्यान दीजिए H2SO4 को जब तोड़ेंगे तो 2H प्लस SO4 माइनस 2 बनेगा, तो 2 मोल H प्लस बनेंगे, इधर 1 मोल अमोनिया निकल रही है। तो इसको बराबर करने के लिए इधर 10 ml है तो इधर 20 ml NH3 लिखा गया है। तो जो अमोनिया मुक्त हो रही अगर वो 10 ml 1 m H2SO4 को उदासीन करेगी तो उसकी मात्रा होगी 1 मोलर 20 ml NH3। कैसे लिखा गया है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 1000
ml 1 मोलर अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन कितना है? 14 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोलर का मतलब ही होता है कि 1000 ml में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या 1 है, इसीलिए 1 मोलर लिखा गया। तो 1 मोल का है या 14 ग्राम का है या 22,400 ml का है, एक ही बात है। तो 14 ग्राम। अतः 20 ml 1 m अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन कितना होगी? 14 गुणे 20 बटे 1000। 1000 ml में 14, तो इसको इस तरह निकालेंगे कि 1000 ml में 14, तो 1 ml में 14 बटे 1000, तो 20 ml में 14 बटे 1000 गुणे 20। अतः नाइट्रोजन की प्रतिशतता, अब सीधा फार्मूला लगा देंगे, 14 गुणे 20 बटे 1000 गुणे प्रतिशतता के लिए 100 का गुणा करते हैं बटे यौगिक का द्रव्यमान 0.5, जो पीछे इस फार्मूले में था। ये जो यम था यौगिक का द्रव्यमान था, कहीं भी लिखा नहीं गया है। हमें लगा ये यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेकिन यौगिक का ये द्रव्यमान है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम कैसे निकालेंगे, उनकी गणना कैसे करेंगे या वजन कैसे नापेंगे, ये हमको पढ़ना है। तो उसके लिए देखिए कैरियस विधि है। तो डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैरियस विधि द्वारा हम किसकी मात्रा की गणना करते हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा की गणना हम लोग कैरियस मेथड द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को कैरियस नली यानी कठोर कांच की नली में लेकर सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। सधूम नाइट्रिक अम्ल का मतलब जिससे धुआं निकले, जिससे क्या हो, धुआं निकले, उसमें गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल अंग्रेजी में लिखा है। सधूम नाइट्रिक अम्ल को हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। चित्र 8.17 पृष्ठ 290 पर हम इसको देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं फिर जो ये क्या कह रहा है कि यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन इन परिस्थितियों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन संगत सिल्वर हाइलाइड यानी AgX में परिवर्तित हो जाता है। अब अवक्षेप को छानकर सुखाने के बाद तोड़ लिया जाता है। अब जो प्रेसिपिटेट उसमें बच जाता है उसको हम लोग सुखाने के बाद तोड़ लेंगे। देखिए फिर से समझिए कि कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को कैरियस नली, ये क्या होती है कैरियस नली? एक कठोर कांच की नली होती है, में लेकर सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सधूम यानी फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। चित्र भी देख लेंगे। अब क्या करते हैं, यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन इन परिस्थितियों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन संगत सिल्वर हाइलाइड AgX में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोर, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे सिल्वर के साथ सिल्वर हाइलाइड बना लेते हैं यानी AgX में बदल जाते हैं। अब अवक्षेप को क्या करते हैं, छान कर सुखाने के बाद उसको हम तौल लेते हैं, तो हाइड्रोजन की हमारी गणना हो जाती है। अब देखिए एक चीज़ को बता रहा है कि मानक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है, प्राप्त AgX का द्रव्यमान m1 ग्राम है। तो 1 मोल AgX में 1 मोल X की मात्रा उपलब्ध है। तो देखिए AgX जो है सिल्वर हाइलाइड जिसको कहते हैं, तो जितना हमारी सिल्वर की बैलेंसी है, संयोजकता है, उतना ही हमारी हाइड्रोजन की। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 मोल AgX है तो उसमें 1 मोल X की मात्रा भी उपलब्ध होगी। तो m1 ग्राम AgX में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, ये अब हमको बताना है। तो हमने आपको बताया था कम बटे ज़्यादा,
तो AgX में जो यक्स हाइड्रोजन है इसका कम होगा तो ऊपर, और AgX यानी पूरा यौगिक आ गया जो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठा है तो ज़्यादा होगा तो इसको नीचे। तो यक्स का परमाणविक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास अपान AgX का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। ये अकेला है तो एटम यानी परमाणु है, ये एक से ज़्यादा परमाणुओं का समूह है इसलिए अणु है। तो यक्स का परमाणुक द्रव्यमान बटे AgX का आणविक द्रव्यमान गुणे mg/m1g। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। अब हाइड्रोजन की प्रतिशतता, अब अगर हमें प्रतिशतता निकालनी है तो इसी में क्या करेंगे, यक्स का परमाणुक द्रव्यमान गुणे m1 गुणे 100 बटे AgX का आणविक द्रव्यमान गुणे जो है यौगिक का द्रव्यमान, जैसे हम लोग पीछे कल्डाल मेथड में पढ़े थे। तो इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है। कैरियस विधि हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल यानी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब नाइट्रिक अम्ल से धुआं निकलने लगे उस समय क्या करते हैं, ये कार्बनिक यौगिक जो है जिसमें हाइड्रोजन है उसको सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो देखिए कार्बनिक यौगिक ये परक नली यानी टेस्ट ट्यूब में भरा गया है और ये AgNO3 का विलयन है और ये देखिए धुआं निकल रहा है HNO3 का, इसीलिए सधूम नाइट्रिक अम्ल कह रहा है। इसमें गर्म करते हैं, 2 सेंटीमीटर लंबी नली है, यहाँ पर सील बंद केशिका है यानी कैपिलरी यहाँ बंद है। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, देखिए लिखा गया है। तो इसी में गर्म करके हम लोग ये प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल आ जाता है, कह रहा है हाइड्रोजन के आकलन की कैरियस विधि में 0.15 ग्राम कार्बनिक यौगिक 0.12 ग्राम AgBr देता है। तो हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान और ये जो है जो सिल्वर हाइलाइट का प्रेसिपिटेट बनता था उसका द्रव्यमान। तो यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशतता ज्ञात करना। तो AgBr का जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, Ag का 108 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, Br का तो ये आ गया 188 ग्राम प्रति मोल। अब 188 ग्राम AgBr में उपस्थित ब्रोमीन कितना है 80, इसलिए 0.12 ग्राम में तो 80 बटे 188 गुणे 0.12, इसलिए ब्रोमीन की प्रतिशतता तो 80 गुणे 0.12 बटे 188 गुणे प्रतिशतता की वजह से 100 और कितने यौगिक में 0.15 ग्राम में तो बटे 0.15 कर दिया गया, तो आ गया 42.55%। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन का आकलन करते हैं कैरियस विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक। अब आगे हमारा आ जाता है सल्फर, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।